बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज मुल्क के ऐसे एक सियासतदान से बात करेंगे, जब वो पैदा हुए तो सियासत उसके घर में थी। सिंध के बड़े मुफक्कर, दानिश्वर रसूल बख्श पलीजो के घर और साथ में सिंध की बहुत बड़ी औरतों के हुकूक पे बात करते हुए सिंधी लोकगीतों तक एक अपने ज़माने का उरूज जी ज़रीना बलोच, दो बड़े सिंध की शख्सियात के घर 15 नवंबर 1968 को ठट्ठा में रसूल बख्श पलीजो और जी ज़रीना बलोच के घर पैदा होने वाले बच्चे का नाम उनके माँ बाप ने अपने वक्त के अपने दोस्त शेख अयाज से मंसूब करते हुए अयाज और शाहदरती बिटाई, जिससे रसूल पलीजो बड़ा इश्क करते थे, लतीफ़ डाल दिया और अपनी कास्ट, अपने नाम की कास्ट पलीजो, अयाज लतीफ़ पलीजो। जो सियासत बचपन से अपने वाले साहब के साथ करते हुए आए, आज हमारे साथ खरी बात में मौजूद है। अयाज भाई, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए बड़ी नवाजिश की, आप भी सफ़र करके आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने सियासत का आगाज़ अपने वाले साहब, अपनी वालदा के साथ बचपन में किया। क्या वजह थी कि आपने अपने वाले साहब की, जो आपका उस्ताद भी लीडर भी था, उसकी सियासत उंगली पकड़ के आपने सीखी, अपने वाले साहब की सियासत से हट के अवामी तहरीक से कौमी अवामी तहरीक का सफ़र क्यों और अपनी जाननशीनी क्यों खो बैठे? मेरे ख्याल में पहले समझना होगा कि सियासत बदलते अदवार के साथ तब्दील होती है, इसलिए पाकिस्तान भर की जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर आप पीछे न जाएं, सिर्फ क़याम पाकिस्तान से पहले के अदवार को देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब पहले कांग्रेस के साथ थे और बाद में फिर मुस्लिम लीग के कायद बने। अल्लामा इकबाल साहब का आजकल एक ख़त चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम सूबों के एक यूनिट के हक़ में हूँ। उसके बरक्स उनका मौक़िफ़ पेश दूसरा किया जाता है। नेहरू और पटेल साहब कहते थे कि हम मुसलमानों और हिंदुओं को साथ लेके चलते हैं, मगर आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुसलमानों को निशाना बनाया। पॉलिटिक्स हर दौर में बदलते हालात के साथ तब्दील होती है। मौजूदा वक्त में जो पॉलिटिकल 60s और 70s के स्लोगन्स थे, उनको हम नहीं, पूरी दुनिया उनको तब्दील कर रही है या उनको अमेंड कर रही है। 60s के आप दौर को देखेंगे तो पूरी दुनिया में सोशलिज़म और कम्युनिज़म का एक दौर चल रहा था। तमाम ममालिक में, लातीनी अमेरिका से लेकर फार ईस्ट तक, हर जगह सोशलिस्ट निज़ाम के लिए जदोजहद हो रही थी। फिर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ, रूस टूट गया और जिसको बहुत बड़ा लीडर समझा जाता था रूस का, उसी रूस के आखिरी सदर के दौर में बहुत बड़ा इशू हो गया और बहुत सी रियासतें, ये पूरा जो सेंट्रल एशिया है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारे अलग हो गए। चाइना मार्केट इकॉनमी की जानब सफ़र कर रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत और सिंध की सियासत अगर जामद रहेगी तो वो बदलते हालात का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसलिए मोहतरम रसूल बख्श पलीजो साहब ने ही पार्टी का नाम कौमी अवामी तहरीक रखा 2012-13 में, और उसके बाद उनकी सेहत ने उनको इजाज़त नहीं दी। उनकी एज 80+ हो चुकी थी, तो बीच में कोई और दोस्त सदर बने, उसके बाद मुझे इलेक्ट किया गया। मगर मैं अब भी समझता हूँ
कि अब भी हम पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मैं अपने आप को सियासतदान कहलाने के बजाय वर्कर कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो अब भी बदलते दौर के साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। अभी मज़ीद एडजस्ट करने की ज़रूरत है। हम अभी तक जामद हैं, और अगर हम अपने आप को तब्दील नहीं कर पाए तो हम आलमी अक़वाम की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान को बने 77 साल, 77 ईयर्स हो गए, मगर आप कह रहे हैं कि अभी तक पॉलिटिकल वर्कर का उस तरह का एक रास्ता नहीं बन रहा। रसूल परिजों से लेके आप तक जो सियासत का सिलसिला, ख़ास करके कौम परस्ती, वतन परस्ती और सिंध परस्ती, सबका एक अलग अलग रास्ता है। क्या आप अपने आप को वतन परस्त समझते हैं, कौम परस्त समझते हैं, सिंध परस्त समझते हैं, या पाकिस्तान परस्त समझते हैं, या क्या समझते हैं? मुझसे अगर ऑनेस्टली पूछा जाए कोई जलसे वलसे में तकरीर करते हुए, तो ज़ाहिर है आपको वो तमाम बातें करनी पड़ती हैं जिससे आवाम को आप समझा सकें, गाइड कर सकें। और आवाम की समझ की लेवल्स मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग है। उनको समझाने के लिए आपको आसान अल्फाज में बात करनी होती है। तो वो शायद जो अब जुमला मैं कह रहा हूँ वो शायद आम लोग समझने में थोड़ा सा वक्त लगे। मैं तो चाहूँगा कि मेरी पहचान हो नेचर परस्त, नेचर कुदरत को परस्तिश तो पहली बात इतनी अच्छा लफ्ज़ नहीं है। कुदरती हुस्न परस्त, दोस्त, नेचर फ्रेंडली, कुदरत दोस्त। और कौम परस्त के बजाय भी मैं चाहूँगा कि लफ्ज़ होना चाहिए कौम दोस्त। सियासत के अंदर घर के अंदर जो सियासी, ख़ानदानी या और कोई इख्तलाफात की वजह बनी? कोई वजह नहीं है। और आप पता नहीं बार बार वो बात दोहरा क्यों रहे। मुझे तो कोई वजह, किसी भी घर में कोई होती है, आपके घर में भी होती होगी। कभी आपका बच्चा नाराज़ हो जाता होगा, कभी बीवी नाराज़ हो जाती होगी, कभी आपकी बहन आपसे कोई शिकायत करती होगी, कभी बहन कहती होगी कि इस बहन को ईदी ज़्यादा दे दी, मुझे कम दे दी। वो तो होती है तमाम दुनिया भर के क्या मामलों आने वाले वक्त में अवामी तहरीक और कौमी अवामी तहरीक एक बन सकती है? कौमी अवामी तहरीक बहुत बड़ी पार्टी है। उसमें जो भी पार्टी इंज़माम चाहेगी और उसके साथ शरीक होनी चाहेगी और उसमें अच्छे लोग होंगे तो हम उसे वेलकम करेंगे। आप GDA में भी रहे, काफ़ी अरसा जनरल सेक्रेटरी रहे, उनके फाउंडर्स में शामिल हैं। आप हमेशा सिंध के वडेरों, जागीरदारों, मीरों पीरों के ख़िलाफ़ बात करते रहे। 2022 में आपने तो GDA के जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफ़ा दी। क्या वजह थी कि GDA में आप बैठे हुए हैं और उन्हीं मीरों पीरों वडेरों के साथ आप इत्तेहाद करके साथ चलते रहे? और माजी में उन लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सिंध को लूटा, बर्बाद किया, खाया पिया, और बड़े मसाइल, जो अभी जिन मसाइल की आप लूट मार, करप्शन की बात करते हैं, तो वो माजी में उन पे भी उस तरह के इल्ज़ाम लगे। फिर GDA में आप कैसे साथ रहे? जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे ज़हनी तौर पर, फिज़िकली तो लोग बड़े हो जाते हैं, ख़यालात में, वैसे वैसे आप आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ सीखेंगे, मुमकिनात का फ़न। क्या चीज़ मुमकिन है? छोटे बच्चे जब आप होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि मुझे गेंद दो, नहीं दे रहे हो तो कुट्टी, आज से मैं बात नहीं करो, मुझसे बात नहीं करो, कुट्टी हो गई। फिर आप जब बड़े हो जाते हैं, मैट्रिक में आते हैं, तो कुट्टी बुट्टी की बात नहीं करते, समझ जाते हैं कि किट्टी बिट्टी नहीं होती, इसी स्टूडेंट के साथ बैच पे बैठना है और क्लास अटेंड करनी है। तो पाकिस्तान के लिए जागीरदारी निज़ाम, वडेरे, सरमाएदार, पीर, ये एक बहुत बड़ा अजाब है। मगर एक बदतरीन अजाब से टकराने के लिए आपको बहुत से अलायंसेस करने पड़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी नवाबों, सरदारों, सबको लेना पड़ा। मोहनदास करमचंद गांधी को भी, जो निस्बतन एक लिबरल और प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक लीडर थे, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को साथ लेना पड़ा। बेनज़ीर साहबा को अपने वालिद के फांसी की सज़ा के बाद उसी तहरीक इस्तक़लाल और असगर खान से इत्तेहाद करना पड़ा, जिसने कहा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला की पुल पे फांसी पे लटकाएं। और उन्हीं NDP, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो PNA में थी, आपको पता नहीं याद है या नहीं, पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA जिसने तहरीक चलाई थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, उसमें NDP थी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें शेरबाज मज़ारी साहब और वली खान साहब थे। वो फिर बाद में MRD में बेनज़ीर साहब के साथ थी, और नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जो PDP में थे और PNA में थे, वो भी साथ थे। PTI और जमा इस्लामी अभी देख रहे हैं एक दूसरे के करीब आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब और PTI में कितने शदीद इख्तिलाफ़ात रहे हैं 2-3-4 साल में, अभी एक दूसरे से बात करने के लिए कमेटीज़ बना रहे हैं। बेनज़ीर साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब में कितने इख्तिलाफ़ात थे, फिर उन्होंने
COD साइन किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और ARD बना। रसूल बख्श पलियो साहब हमेशा वडेरों के ख़िलाफ़ रहे और जागीरदारों के, मगर MRD में उनको पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ा, PDP के साथ और तमाम मजहबी जमातों के साथ। पलियो साहब उनके साथ MRD में थे। जब APDM बना, ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो उसमें मोहतरम रसूल बख्श पलियो साहब भी थे, उसमें नवाज़ शरीफ साहब भी थे, उसमें PTI भी थी, उसमें जनरल हमीद गुल साहब भी थे, और ये तमाम लोग थे साथ। और उन्होंने ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई, जिसका एक APC भी हुई थी लंदन में। तो अलाइंसेस में हम चाहेंगे कि अलाइंसेस के मुख्तलिफ तहें हों, जहाँ हमें प्रोग्रेसिव चीज़ें लेनी हों, किसानों के हुकूक, मज़दूरों के हुकूक, वहाँ हम इत्तेहाद उन लोगों से रखना चाहेंगे जो वर्किंग क्लास के लोग हों। जहाँ इलेक्टोरल बात होगी तो वहाँ इलेक्शनों में ज़ाहिर है इलेक्टेबल्स के हवाले से वो लोग भी होंगे जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मुखालिफ हैं और गुज़श्ता 16 साल से पीपल्स पार्टी के क्रिटिक्स हैं, उनको भी लेना पड़ेगा। फिर जब हम अवामी हुकूक की बड़ी लेवल पे बात करेंगे तो हमें किसी जगह PTI की भी ज़रूरत होगी, जमात इस्लामी की भी कहीं होगी, कहीं JUI की होगी, कहीं नवाज़ लीग की होगी। और अगर कोई सिंध पे बड़ी मुसीबत आ जाए, सिंध के हुकूक पे डाका डले, तो फिर हमें कहीं पीपल्स पार्टी की मदद चाहिए होगी, जैसे बेनज़ीर साहिबा और हम साथ थे उन अदवार में जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, तो उनके साथ भी चलेंगे। अयाल लतीफ़ पलियो के साथ खरी बात में बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी एक ब्रेक के बाद। खरी बात में सिंध के अवामी लीडर अयाज लतीफ़ पलियो से खरी बातें हो रही थी। सिंध की जो सियासत है उसमें अक्सर लोग इक़्तिदारी पार्टी जो मौजूदा 16 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, उसमें माजी में आपके साथ रहने वाले दोस्त बहुत सारे लोग उस पार्टी में चलते गए। थोड़े से अब आटे में नमक बराबर हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हुए, जिसमें आप और चंद सियासतदान हैं, वो जीत भी नहीं पाते, अवाम उनको वोट भी नहीं दे पाती। फिर इस तरह की सियासत एक मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ा माल भी चाहिए, तो फिर कैसे ये सियासत कर रहे हैं? हमें सब थोड़ी सी फ़िलासफ़िकल बात है कि मंजिल का हुसूल भी अहम है, मगर रास्ते पे सफ़र करना भी अहम है। पिकनिक वो आखिरी पॉइंट नहीं है कि आप समंदर के आइलैंड पे पहुँचे और आपने वहाँ जाके हाथ लगाया जजीरे को और पिकनिक कंप्लीट हुई। जो आप घर से निकल रहे हैं और बिरयानी बना रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स जमा कर रहे हैं और वैन बुक कर रहे हैं और फिर रास्ते में गीत गाते जा रहे हैं, ये सारा सफ़र भी पिकनिक है। तो सियासत में आप समझें कि इक़्तिदार में आ गए तो ज़िंदगी, ये तो करप्ट लोगों का फार्मूला है कि हम वज़ीर बन गए तो फिर हुआ, वज़ीर नहीं बने तो फिर तो पैसे ही डूब गए। पैसे दिए हमने, मार्क्स मिल गई, बोर्ड को पैसे दिए और 90% मार्क्स मिल गई तो कामयाब, मार्क्स नहीं मिली तो फेल हो गए। मार्क्स की बात नहीं है। अपने लोगों की खिदमत के लिए आप एक अच्छे मकसद के साथ जुड़े हुए हैं, आप चले जा रहे हैं। किसको याद है जिना के दौर में और कौन कौन से वडेरे थे और सरमादार? कोई नहीं पूछता। जिना याद है, किसको याद है कि पूरे बर सग़ीर में मोहनदास करमचंद गांधी इलेक्शन जीता था क्या? कोई नहीं इलेक्शन जीता था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में इलेक्शन जीत के गवर्नर जनरल बना था क्या? कोई नहीं जीता था। ये बड़े लोग जो होते हैं ये एक सिमत का तयन करते हैं, एक रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते को फॉलो करते हैं। उसमें उनका टारगेट ये नहीं होता कि उसमें आखिर में ये मिलेगा तो ज़िंदगी अच्छी गुजरी, अगर नहीं मिला तो ज़िंदगी यूज़लेस गुजरी। मेरे ख़्याल में सिंध के और पाकिस्तान के लोगों के हुकूक की जदोजहद में रहना और चलते रहना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बजाय इसके कि इस नुक्ते पे पहुँचे या नहीं पहुँचे। आपकी सियासत का ज़्यादातर जो मरकज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसे, धरने, जुलूस, ये ज़्यादा फोकस, और आपके वालिद साहब ने जो बड़ा एक किताब चल लिखा 40-50 पेज का, उसमें भी ये उन्होंने कहा है कि अयाल लतीफ़ का ज़्यादा फोकस जलसे, धरने और इस तरह की सियासत पे है। तो इस तरह का इल्ज़ाम आप पे क्यों लगता है? जी, इल्ज़ाम है ये ऐसा ही कि मैं आपको कहूँ कि आपका कमाल है, रोज़ आप उठ के ब्रश करते हैं और आपकी ज़िंदगी गुजर गई दांतों को ब्रश करते हुए। रोज़ उठ के नहाते हैं, रोज़ मुँह धोते हैं, रोज़ नाश्ता करते हैं, रोज़ कपड़ों में इस्त्री करके पहनते हैं। आपकी तो ज़िंदगी ज़ाया हो गई। ये ज़िंदगी का सांस, हर वक्त, हर 24 घंटे सांस ले रहे हैं, हर वक्त कोई ज़िंदगी है आपकी? हर वक्त ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या ज़िंदगी है? तो ये तो लाइफ का हिस्सा है। सियासी जदोजहद में पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल जदोजहदें, धरने, भूख हड़तालें, एहतजाज, कॉन्फ्रेंसेस, लोगों को मोटिवेट करना,
को बंदूक थोड़ी मारनी है। आजकल ये बनाया गया है कि बंदूक मार लो तो फिर वो सियासत है, फ़ौरन वायलेंस में आओ, दहशतगर्दी में आओ। कौमी अवामी तहरीक और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि पीसफुली, पुरअमन तौर पर पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को और सिंध के 7 करोड़ लोगों को जोड़ना है, अमन के ज़रिए, प्यार के ज़रिए, और उनको मोटिवेट करना है, उनकी रहनुमाई करनी है, उनको साथ लेके चलना है, उनको लड़वाना नहीं है। अयाज लतीफ़ अली जो सियासतदान है, साथ साथ वकील भी है, दानिशवर भी है, किताब भी लिखे हैं, कालम भी लिखे हैं, कि अयाज लतीफ़ ने वकालत से कितने पैसे कमा लिए हैं, करोड़पति है, अरबपति है, यहाँ पे तो ऑफिस में आके लग रहा है कि लाखपति भी नहीं है, तो कितना माल कमाया है। ऑफिस में तो लगेगा हज़ारपति भी नहीं है, लाखपति तो बहुत ज़्यादा बता दिया। बहुत पैसे हैं। उन तमाम कामों के लिए जो मैं करना चाहता हूँ उनके लिए बहुत से पैसे हैं। अगर किसी को स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा में जाना है, फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास ट्रैवल करके अमेरिका और कनाडा जाना है, तो वो उतने पैसे शायद ना हों। मगर मैं 5 बर्रे आज़मों में घूमा हूँ, मैं कनाडा में पढ़ा हूँ, मैं अमेरिका में घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, और मैं इंग्लैंड तो मेरा, लंदन तो मेरा दूसरा घर है। तो ये लोग आप पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि अयाज लतीफ़ अरबपति है? अरबपति नहीं, मैं तो खरबपति हूँ। वो कहाँ गए आपने पैसे? तो कम बात कहाँ की। छुपा के रखे वो हुए? छुपा के इधर ढूंढेंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए। वो शम्स जो तबरेज़ था, उसको किसी ने कहा कि तुमने फला दावा किया है। उसने कहा ये तो तुमने कम इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने तो इससे भी ऊंची दावा की। वो दावा ख़तरनाक थी, वो नहीं दोहरा रहा मैं। उसको कहा कि तुमने ये दावा की है, उस ज़माने के लोगों ने। उसने कहा मैंने ये तो कम बता रहे हो, मैंने तो वो दावा की है। तो ये बस आप जब जाएँ इधर से तो 1-2 बोरी आपको दे दूँगा, वो ले जाइएगा। बलूचिस्तान में कौम परस्त आपस में मुत्तहद है और सिंध में कौम परस्त मुत्तहद नहीं है। क्या वजह है सिंध में कौम परस्त मुत्तहद नहीं है और नए जो पॉलिटिकल वर्कर आने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो गायब है, आटे में नमक के बराबर आ रहे हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स का फुकदान है अब सारी पार्टियों में, और ख़ास करके सिंध की कौम परस्त सियासत की बात करें तो वो टांगा पार्टियाँ ज़्यादातर बनती जा रही हैं। उसकी क्या वजह है? पहले तो बलूचिस्तान पे आते हैं। बलूचिस्तान के लोगों के साथ वाकई ज़्यादती है। वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप के लिए वो चाहते हैं कि बलोच सरज़मीन पर जो वसाइल हैं उन पे बलोच भाइयों का इख्तियार हो, और यही मुतालबा हमारे पश्तून भाइयों का है, और वो भी अपने रास्ते पे सही हैं। हम समझते हैं, कौमी अवामी तहरीक समझती है कि सिंध के वसाइल और रिसोर्सेज पे सिंध के बसने वाले लोगों का होना चाहिए, जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। आर्जी तौर पर आ जाते हैं किसी और सूबे से या मुल्क से 2-3 साल के लिए, वो नहीं, जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। और परमानेंट रेजिडेंट मैं समझता हूँ सिंध में रहने वाले, सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले, वो दोनों भाई हैं, एक दूसरे का हिस्सा हैं, वो परमानेंट रेजिडेंट हैं। और अगर कोई पंजाबी पश्तून भी यहाँ डिकेट से रह रहा है, 50-100 साल हो गए हैं, तो वो भी हमारा परमानेंट रेजिडेंट है सिंध का। इसी तरह पख्तूनख्वा में उन पश्तूनों का हक़ है, और बलूचिस्तान में बलोच भाइयों का और बलोच बहनों का और सराइकी भाई बहनों का और पंजाबी भाई बहनों का अपने अपने इलाकों पे हक़ है। तो उनके जब आप रिसोर्सेज लेंगे और उनको जॉब्स नहीं देंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, उनको अपने इख्तियारात की मालकी नहीं देंगे, उनके वसाइल को एक्सप्लाइट करके और उनको डार्क एजेस में रहने पे मजबूर करेंगे, तो वो अपनी आवाज़ पुरअमन तौर पर अगर बुलंद करेंगे, डेमोक्रेटिक हवाले से पुरअमन तौर पर, तो वो उनका हक़ है, और पश्तूनों बलोचों सबका हक़ है। सिंध की कौम परस्ती में हमारा एक पूरा दौर ज़ाया हो गया GM सैयद साहब और रसूल बख्श पलियो साहब के एक दूसरे से इख्तलाफात पे, और उसका एडवांटेज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हुआ। रसूल बख्श पलियो साहब और GM सैयद साहब के आपस में इख्तलाफात थे। पलियो साहब वर्किंग क्लासेस और निचले तबकात की बात करते थे, GM सैयद साहब नेशनलिज्म में क्लास स्ट्रगल की अहमियत के कायल नहीं थे। भुट्टो साहब ने उसका एडवांटेज लिया, फ़ायदा लिया। सिंध के कौम परस्तों के साथ एक और मसला रहा कि शफाफियत नहीं रही, यानी इल्ज़ाम लगते थे जो दूसरी तंजीमों पर भी लगते हैं, दूसरी ज़बानों में भी, वही सिंध में भी लगते थे, जो MQM पे लगे कि क्राइम में मुलविस है, बताखोरी में, टेररिज्म में, पिछले अदवार में। इसी तरह सिंध के कौम परस्तों के भी कुछ हल्के आम, मैं इस किस्म का नहीं हूँ कि मैं MQM पे बात कर दूँ, PTI पे बात कर दूँ, PMLN पे, और कहूँ कि सिंधी कोई दूध के धुले में हैं। तो सिंधियों में भी वो लोग थे जो क्राइम्स में, बताखोरी में और इन वाक़यात में मुलविस थे। तो उनको अगर पॉलिटिक्स से हम अलग करें और वो लोग हों जिनका सोर्स ऑफ इनकम शफाफ हो, जो वाज़ेह बता सकें कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है,
जो इनकम टैक्स देते हों, जिनकी ज़मीन हो तो उस ज़मीन का सबूत हो, उनका कोई फैक्ट्री हो तो बताएं इससे आ रहा है, अगर कोई उनकी इंजीनियरिंग की या क्लिनिक हो या कोई वकालत की ऑफिस हो तो बताएं कि ये क्लाइंट्स हैं। इस किस्म की शफाफियत नहीं लाएंगे ना तो लोग कहेंगे कॉम्प्रेस ऐसे ही हैं, पता नहीं कहाँ से इनके वसाइल हैं और घूम रहे हैं। मगर सिंध के जो कौमी कारकुन हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, हमारे और दीगर पार्टीज़ के, आम जो कारकुन है वो बड़ा खरा सच्चा है, उसको अपने वतन से अपनी कौम से मोहब्बत है और वो वाकई खिदमत करना चाह रहा है। अब सिंध में प्रॉब्लम यह है कि सिंध के लोगों ने, जिस तरह आपके चैनल्स में और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में बने होते हैं ना कि ये अकाउंट सेक्शन देख रहा है, ये मार्केटिंग देख रहा है, ये प्रोडक्शन देख रहा है, ये करंट अफेयर्स देख रहा है। सिंध के हर देहात के बंदे छोटे ने ये काम किया हुआ है। उसने कहा ये नौकरियां बेचने और ख़रीदने का शोबा है, ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के हवाले है। थाने से छुड़वाने और बंधवाने और ज़मीन पे कब्ज़ा करने और ख़ाली करवाने का है, ये पीपल्स पार्टी के MNA MPA और नाज़म के हवाले है। किसी कौमी मसले पे जदोजहद हो, इसकी ज़िम्मेदारी अयाज़ लतीफ़ पलीजी पे है। वोट देंगे MNA MPA जरदारी साहब को, और जो क्योंकि वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 5,000 की 10,000 की भीख मिलती है सिंध के ख़वातीन को, तो उस भीख मांगने के लिए, वो भीख पे जो फ़कीर बनाए हुए हैं सिंध के लोगों को, वो कहते हैं कि भीख मांगने के लिए वडेरों के दरवाज़े पे जाना है। मगर जब हमारी वसाइल पे कब्ज़ा होगा, हमारा पानी छीना जाएगा, हमारे जज़ायर छीने जाएंगे, हमारे पहाड़ को काटा जाएगा, तो फिर अयाज़ लतीफ़ पलीजो को आवाज़ देंगे कि तुम कहाँ हो। अब ये जब तफरीक सिंध के लोग ख़त्म करेंगे और कहेंगे कि उन वडेरों ने जिन्होंने सिंध को तबाह किया है, MNAs MPAs मिनिस्टर्स, उनके गिरेबानों से पकड़ेंगे पुरअमन तौर पर, तो फिर सिंध में सही काम होगा। अब देखिए इस वक्त सिंध की हालत क्या है। सिंध पाकिस्तान का, एदाद शुमार से बता रहा हूँ, सिंध पाकिस्तान का 71.5 यानी 72% गैस पैदा करता है। सुई गैस आप इसको इसलिए कहते हैं कि पहले सुई बलूचिस्तान से निकली थी, वरना पाकिस्तान की बाकी तमाम तीनों सूबे मिलकर 28.5% गैस निकालते हैं, सिंध 71.5% निकालता है। पाकिस्तान भर का पेट्रोल 57.5 यानी 57.5% सिंध से निकलता है, और बाकी तमाम 3 सूबों से 42.5 निकलता है। 7th लार्जेस्ट दुनिया भर का बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा सिंध में है। 70% टैक्स सिंध देता है पाकिस्तान का, और उसके बावजूद कराची से लेकर कंदकोट तक लोड शेडिंग है, गुर्बत है, भूख है, अफलास है। बच्चियां कत्ल हो रही हैं, अगवा हो रही हैं। प्रिया कुमारी अगवा है, फातिमा फुरडो कत्ल हुई है, आपके लोग मर रहे हैं। कराची में दिन दिहाड़े कोई रास्ते से बच्चा हमारा गुजरता है, उससे मोटर बाइक छीन ली जाती है, उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। गटर उबल रहे हैं सिंध के। ये 16 साल हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, जिसने सिंध को तबाह किया है। और ये 16 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद नहीं आई, इसको मुसल्लत किया गया है। वो जो लोग बरसर इक़्तिदार पार्टियों को लाते हैं, पाकिस्तान की, आप पता नहीं चलाएंगे नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सबसे पसंदीदा और मंजूर नज़र पार्टी पीपल्स पार्टी है। भुट्टो साहब के और बेनज़ीर साहब के, भुट्टो साहब के भी इब्तदाई दिनों में नहीं, भुट्टो साहब इब्तदाई दिनों में सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब भुट्टो साहब थे। याया खान साहब उनको लाए थे। उस वक्त नापसंदीदा तरीन शख्स मुजीबुर रहमान थे, और फिर 77 में भुट्टो साहब को हटाया गया। फिर बेनज़ीर साहबा इस्टेब्लिशमेंट से टकराव में थी, आखिर में बेनज़ीर साहबा भी उनके साथ जुड़ गई, मगर वो फिर भी अपना मौक़िफ़ रखती थी, साफ शफाफ थी, करप्ट नहीं थी बेनज़ीर साहबा। अब 16 साल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास पंजाब में कभी वो PTI को पसंद करते हैं, कभी नवाज़ लीग को। आप देखें 4 साल उन्होंने, 3 साल PTI को रखा, अब 2-3 साल फिर नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं, अभी उससे पहले नवाज़ शरीफ थे, मगर 16 साल से जरदारी साहब उनके पसंदीदा हैं। इसलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, उन्होंने सिंध के लोगों के ऊपर 16 साल से जरदारी साहब मुसल्लत किया हुआ है। अयाज़ लतीफ़ पलीजो के साथ खरी बात में बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी एक ब्रेक के बाद। खरी बात अयाज़ लतीफ़ पलीजो के साथ हो रही है। आप बात कर रहे हैं जरदारी की, कि जरदारी ने सिंध को बर्बाद किया। माजी में नवाज़ शरीफ और बाकी लोगों की जो GDA में जिनके साथ आप रहे, मुस्लिम नून की वफाक में हुकूमत है, क्या उन लोगों ने सिंध को आबाद किया? नहीं। अब आप एक बुनियादी सबब समझिएगा कि 18वीं तरमीम से पहले जो सूबाई हुकूमत होती थी उसके पास 60% के करीब, 55-60% इख्तियार होते थे, 40-45%
वफाक के पास इख्तियार होते थे। 18वीं तरमीम के बाद 80% इख्तियारात 85% सूबे के पास हैं। तो सिंध में गुज़िश्ता 16 साल में कोई PTI की, PMLN की, जमा इस्लामी की किसी हुकूमत रही है क्या? सिंध में गुज़िश्ता 16 साल से एक ही हुकूमत है। आप चाह रहे हैं कि उसका जिक्र न करें जो यहाँ हुक्मरानी नहीं है। आप चाहते सबका हैं, जिक्र होना चाहिए। आप चाहते हैं कि कराची के हालात के लिए कोरिया को ज़िम्मेदार करते हैं। आप कहें तो हुक्म करें, मैं कहूँ हांगकांग वालों ने कराची को तबाह कर दिया और कंदकोट को जर्मनी ने डुबो दिया है। कहने को कुछ भी कह सकते हैं। आप कह दें हसीना वाजिद ने आके जर्मनी को तबाह किया है और खालदा ज़िया जो है उसने आके कंदकोट को तबाह किया है। तो मेरे भाई 16 साल से सिंध पे पीपल्स पार्टी मुसल्लत है और उनकी मदद से मुसल्लत है। और उसी पीपल्स पार्टी ने सिंध का, वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है 14 रुपए की बिजली की, यहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे साफ़ पीने का पानी है। वहाँ पे कराची सखर से आप मोटरवे पे आगे निकलें, आपको नज़र आएगा पंजाब में एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे कारखाने, काटेज इंडस्ट्री, खूबसूरत मकानात, फार्म हाउसेस। यहाँ आएंगे आपको, गुजरे कंदकोट, चले मेरे साथ आप रात को या अपना क्रू लेके ज़रा रात को चले जाएं शिकारपुर से कंदकोट। 4 दिनों के बाद आपके घर पे चिट्ठी आएगी 2 करोड़ रुपए के लिए कि आप अगवा हो गए हैं और डाकू ढूंढ रहे हैं आपको। शिकारपुर, कंदकोट, जैकबाबाद, ये डाकू ये ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं ख़त्म करते? डाकू राज कौन लाया है? डाकू के पीछे कौन है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध के लोगों को, आप समझते हैं कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है उस पर पीपल्स पार्टी को अफसोस होता है? नहीं, पीपल्स पार्टी खुश होती है कि लोग डरे सहमे रहें, अपने हुकूक के लिए न निकल सकें। लोग गटरों में फंसे रहें, लटकती हुई तारों में फंसे रहें, मोटरसाइकिल स्नैचिंग में फंसे रहें, कदकोट जैकबाबाद की रात को डरे सहमे घरों में छुपे रहें कि 4 बजे के बाद निकलेंगे अगवा हो जाएंगे, ताकि ये वडेरे आराम से हुकूमत करते रहें। पहले पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर सिंध को लूटा, फिर अब MQM बाहर निकल गई, अब पीपल्स पार्टी सिंध को तबाह कर रही है। ये पूरा सिंध पे हशर है। कराची के उर्दू बोलने वालों को तबाह करने में उस वक्त MQM शामिल थी और उसके बाद 16 साल से पीपल्स पार्टी शामिल है और सिंध के तमाम अजला को तबाह करने में पीपल्स पार्टी शामिल है। मगर अफसोस की बात यह है, उस आपकी बात को ऐड करूं, कि जो PTI और PMLN की गवर्नमेंट आई वो भी लाताल्लुक है सिंध से। वो कहते हैं कि सिंधी तो वडेरे को वोट देते हैं और महाजर जाके MQM को वोट देते हैं, तो हम क्यों उनके लिए लड़ें? मगर उर्दू बोलने वालों ने जब PTI को वोट दिया भी तब भी उनके लिए काम नहीं हुआ, और जब PMLN के कुछ लोगों को कराची से जीते तब भी काम नहीं हुआ। PTI और PMLN ने जैसे ठेके पे दे दिया जाता है ना, उन सब पार्टियों ने मिलकर सिंध ठेके पे दे दिया है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी पेटी ठेकेदार है। वफाक में हमारे साथ चलना, वफाक में जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे। कभी उनको कहा जाएगा PTI को डिस्टर्ब मत करो तो कहना मानेंगे, कभी उनको कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ के साथ चलो। उनको उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी सिंध में, जो चाहे सिंध को जिस तरह चाहे तबाह करो। इस पार्टी को सिंध ठेके पे मिल गया है, आप समेत सिंध के बाकी कौमपस्तों को क्या ठेके पे मिलता है? हमें आपकी मोहब्बत मिली है ठेके पे, पता नहीं वो भी है, सच्ची है या नहीं है, मगर हमारे लिए मोहब्बत और हमारे लिए लोगों की जुस्तजू और ये पीठ थपक के कह देना कि तुम सही हो, और बराबर में एक वडेरा जा रहा हो, उसकी गाड़ी जा रही हो धूल उड़ाती हुई, उसके पीछे 50 गाड़ियाँ और लगी हुई हों, दरखास्तें लेके लोग भाग रहे हों, और फिर जहाँ वो गाड़ी निकल जाए वहाँ मुड़ के उस वडेरे MNA MP वज़ीर को गालियाँ दें, और हम पैदल चार पे भी बैठे हों, हमें आके गले से लगाएं, मोहब्बत करें। ये मोहब्बत ही हमारे लिए बहुत बड़ी है। सिंध के बड़े वसाइल हैं और आपने MQM की बात की, वसाइल की बात की, टैक्सेस की बात की। अक्सर ये हुआ है कि MQM जब भी नाराज़ होती है तो इस पार्टी से, आपसे या किसी से, सिंध से कराची को अलहदगी की बात करती है। इधर से आप आवाज़ मारते हैं, कोई और आवाज़ मारता है, तो फिर MQM के साथ आपकी बातें भी होती हैं। क्या क्या बातें होती है, कोई डील होती है, क्या होती है, फिर आवाज़ खामोश हो जाती है। इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में MQM इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के जो पार्ट्स दैट मैटर और ख़ुद पीपल्स पार्टी, उनको जब भी ऐसी बात करनी होती है, उनको पता है कि सिंधी और उर्दू बोलने वाले बेवकूफ़ हैं। अवाम वो ये समझते हैं पंजाब की और सिंध के अवाम को लड़वाना होगा, अचानक कहेंगे कालाबाग डैम बन रहा है, इधर से वो कहेंगे बना रहे हैं, इधर से कहेंगे नहीं बनने देंगे, वो कहेंगे बनाएंगे, ये कहेंगे नहीं, सारे टॉपिक्स गुम हो जाएंगे। जैसे अभी आपका एक ड्रामा निगार है ना, उसकी वीडियो चल रही थी, अचानक ओलंपिक की मैच आ गई और उसमें जीत गया आपका नेज़ा अंदाज़, तो उसकी बात गुम हो गई, उसकी तो जान बच गई ना, वो सारा मौक़िफ़ उस पर चल रहा था। अब वो आ गया, नेज़े की आ गई कि इतनी 92 पॉइंट फला इतना हो गया, उसका चैप्टर। पीपल्स पार्टी जब फंसती है, MQM जब फंसती है, या जो पार्ट्स दैट मैटर वो जब फंसते हैं, तो वो कहते हैं डैम बन रहा है, फिर सिंधी कहते हैं नहीं बनना देंगे, पश्तून कहते हैं नहीं बनाने देंगे, फिर वो टॉपिक्स हट जाते हैं। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी और MQM को कराची के सिंधी और उर्दू बोलने वालों को बेवकूफ़ बनाना होता है, तो MQM कहती है सूबा तोड़ेंगे, जनापुर बनाएंगे, फला अलग साउदर्न सूब, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं बनने देंगे, फिर सिंधी और महाजर तालियां बजाते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं और मिल बांट के खाना शुरू कर देते हैं।
सिंध के लोग साथ रहेंगे, कराची से लेकर कंदकोट तक। जो उर्दू बोलने वाली माएँ बहनें बेटे भाई हैं वो हमारा हिस्सा हैं, हम उनका हिस्सा हैं। हम इंशाल्लाह साथ रहेंगे और आहिस्ते आहिस्ते समझ आ रही है, हमारे रिश्ते हो रहे हैं, हमारी शादियाँ हो रही हैं, क्लासेस में साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में साथ पढ़ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम, ये जब सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले दुबई में साथ रह सकते हैं, न्यूयॉर्क में साथ रह सकते हैं, ब्रिस्बेन में रह सकते हैं, तो अपने सूबे में क्यों नहीं रह सकते? क्या वजह थी कि सिंध में उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले आपस में रिश्तेदारी, जैसे आपने बात की, रिश्तेदारी मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते थे? 4 दहाइयाँ पहले क्या हुआ, कत्ल गारत, एक दूसरे की इधर लाश हैदराबाद में गिरे, उधर कराची में गिरे। MQM का इल्ज़ाम था कोटा सिस्टम, क्या कोटा सिस्टम की वजह से या किस वजह से इतनी लाशें गिरी? वो MK मिकदार में भी आ गई इसी बात पे, पहले सिंधी भाईचारे की बात करके फिर दुश्मनी और दोस्ती चल रही है। तो ये सब कुछ क्या हुआ और कैसे उर्दू बोलने वाले का, सिंधी बोलने वालों का क्या कसूर था? इतनी लाशें मिली, किसने फ़ायदा लिया, किसने नुकसान लिया? लोग इस्तेमाल होने के लिए दोनों अतराफ़ में मौजूद होते हैं। सिंधियों और उर्दू बोलने वालों को लड़वाने में सिंधी लोग भी इस्तेमाल हुए, उर्दू बोलने वाले भी इस्तेमाल हुए। आपको पता है वो कि कौन कौन लोग थे सिंधियों में और कौन लोग थे उर्दू बोलने वालों में? उन्होंने ऐसा दूसरी ताकतों के कहने पे ऐसा माहौल पैदा किया कि टकराव हो, कत्ल गारत हो। उसका मकसद था 1988 की इलेक्शन मुलतवी करवाना। और 88 में इलेक्शन हो रहे थे, ज़ियाउल हक साहब का हादसा हो चुका था, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब बैठे थे, बेनज़ीर साहिबा वापस आ चुकी थी, इलेक्शन होने जा रहे थे, इलेक्शन नहीं करवाने थे ताकि ग़ुलाम इसाक़ खान साहब, मिर्ज़ा असलम बेग साहब बैठे रहें। इसलिए 88 में कत्ल गारत का बीज बोया गया ताकि सिंध में ऐसे हालातों को कहा जाए कि इलेक्शन नहीं हो सकते। मगर वो मामले में कामयाब नहीं हुए, मगर नफ़रतों के बीज बोए गए। उसका फ़ायदा भी उन्हीं को हुआ। पता नहीं कब समझ में आएगी सिंधी और उर्दू बोलने वालों को कि उनको साथ जीना है, साथ मरना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, पंजाबियों, सिंधियों, बलूचों, पश्तूनों, उर्दू बोलने वालों सबको साथ जीना मरना है। इन अदवार में तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी साथ हैं। इन अदवार में तो हमास और गज़ा के साथ तुर्की भी मौक़िफ़ अपने आवाज़ बुलंद करता है, तो उसके साथ ईरान भी खड़ा है। एक शिया मुल्क है, एक सुन्नी मुल्क है, वो सब साथ होते हैं। इन हालात में हम एक 25 करोड़ वाली आबादी वाले मुल्क में हम साथ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं बराबरी के बुनियाद पर, झूठे फ्रॉड पे नहीं कि हम आपस में भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, चुप हो जाओ, बस भाई हैं इसलिए मैं आपकी घड़ी छीन लूँ और कहूँ भाई हैं, भाई हैं। नहीं, हर किसी को अपने वसाइल देकर, अपना इख्तियार देकर बराबरी के बुनियाद पर साथ रहेंगे तो हम इंशाअल्लाह कायम रहेंगे और साथ रहेंगे। सिंध में कॉरपोरेट सियासत हैदराबाद तक मौजूद है। उर्दू बोलने वाली जमात कराची के अंदर MQM जो दावा करती है उर्दू बोलने की लीड तंजीम है, वो वहाँ तक सिंध को समझ के बैठी है। आप हैदराबाद को सिंध समझ बैठे, क्या सिंध यहीं तक मौजूद है कि कॉरपोरेट सियासत हैदराबाद और MQM की सियासत है, ये लसानियत की सियासत सिंध को क्या नुकसान नहीं दे रही? मुझसे तो लोग शिकायत करते हैं कि आप दूसरे अजला को ज़्यादा टाइम देते हैं सियासत में। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आगाज़ किया ट्रेन मार्च का, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, और फिर इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जाकर मैंने मार्च की हज़ारों ख़वातीन और मर्दों के साथ। हम हैं जो कंदकोट से कराची तक 47 दिन लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। अभी 15-20 दिन महीना पहले मैं शिकारपुर में था, और 15-20 दिन महीना पहले मेरा जलसा मीरपुर ख़ास में था, 10-15 दिन पहले मेरा झुमपीर ठट्टा में था, कल रात मेरा हैदराबाद लतीफ़ाबाद में था, जो प्योर उर्दू स्पीकिंग एरिया है। सारा सिंध हमारा है, सारा पाकिस्तान हमारा है। वसाइल देखने पड़ते हैं, इक़्तिदारी पार्टियों के पास वसाइल होते हैं, वो लोग ख़रीदते हैं, पार्टिसिपेंट्स ख़रीदते हैं, बोगियाँ उनको ट्रेन की ख़रीद के दी जाती हैं, झंडे उनके ख़रीदारी करप्शन के पैसों से बनते हैं इक़्तिदारी पार्टियों के। आप और हम जैसे लोगों को कपड़े के थान ख़रीद कर चंदों से घर में झंडे सिलवाने पड़ते हैं, और लकड़ियाँ आम लोगों से मंगवा कर या काट कर शाखों से उनको झंडों पे लगाया जाता है। आपने ट्रेन मार्च की बात की। सियासत में ट्रेन और जेल बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप कितनी बार जेल गए? सियासत में जेल जाना भी तरबियत का होती है। बिल्कुल होती है, मगर ज़बरदस्ती अगर जेल में डालना चाहें तो आप डाल दें, मगर सियासत में तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब आपके बानी पाकिस्तान भी जेल में नहीं गए। कुछ शर्तें बनाई हुई हैं कि आपके हाथ में तस्वीर खिंचवाने के लिए बंदूक हो तब आप सियासतदान होंगे, यहाँ पट्टा लगा हुआ हो, फिर आप कहें कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, फिर आप सियासतदान समझ जाएंगे।
या आप जेल की सलाखों के पीछे से, मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा, मगर जेल की सलाखों के पीछे से आपकी तस्वीर हो, फिर आप कहें कि जेल में तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, साहब को ले जाओ अस्पताल, और फिर आपकी जो है वो जेल में खिदमत भी हो रही हैं और लोगों को बताया जा रहा हो कि आप जेल में, अभी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ करप्ट लोग किस तरह जेल में होते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत में लोगों के साथ जुड़ना ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि ढकोसले और दिखावा किया जाए। हैदराबाद की सियासत की बात की जाए तो कौम पर सियासत सिर्फ कासमाबाद तक रह गई है। आपका हल्का भी कासमाबाद, कादर मक्सी का हल्का भी कासमाबाद था, वो आपकी वजह से फिर छोड़ के नवाब शाह चले गए, आपको खाली हल्का मिला। मगर ये काम कासमाबाद का ही क्यों कौम पर सियासत? बाकी आपने 11-12 लोग मुख्तलिफ हल्कों में उम्मीदवार भी खड़े किए, अगर मेन फोकस आपका कासमाबाद, ये क्या वजह है? सिंधी में एक बैत है शाह लतीफ़ का कि मूखे मुँह पिरन बधी विधो बार में उभा ईअं चवन त मता पांद पुसाई। मुझे मेरे महबूब ने बांध कर पानी में फेंक दिया है और किनारे पे खड़ा होकर कह रहा है कि कपड़े मत भिगोना। तो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने 16 साल से पीपल्स पार्टी मुसलत करके उसको ट्रिलियंस रुपीस लूटने का इख्तियार देके, सारे वसाइल उनको देकर उनको ये इख्तियार दिया है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 7-7, 8-8 हज़ार वाला फ़कीर बनाने वाला कार्ड देकर, कि वो 20-20 हज़ार में वोट ख़रीदें, पोलिंग स्टेशंस ख़रीदें। आपके पास 20 वोट हैं, आपको कार दे दें, इसके पास 10 वोट हैं, इसको मोटरसाइकिल 10 दे दें, इसको 10 करोड़ दे दें, इसको 50 करोड़ दे दें। पीपल्स पार्टी तो इतनी बड़ी फाइनेंशियल एक एम्पायर बन गई है, एम्पायर यानी सल्तनत। मुग़लों की सल्तनत भी क्या ताकतवर, उसके ख़िलाफ़ भी बगावतें होती थी। मुग़लों के ख़िलाफ़ हर दौर में कोई ना कोई खड़ा हो जाता था, इनके ख़िलाफ़ तो कोई बाख्तियार है ही नहीं। पीपल्स पार्टी को थपक थपक कर, पाल पोस कर, बड़ा करके उनको मैदान में उतारा गया है कि सब कुछ ख़रीद लो। पीपल्स पार्टी इलेक्शन लोगों की दिल जीतने से, सिंध में निकल जाएं, किसी गांव में पूछ लें पीपल्स पार्टी के बारे में क्या, ऐसे ही आप रैंडमली खड़े हो जाएं, रोक के कहें पीपल्स पार्टी से ज़्यादादारी कैसा साहब, कैसे ज़बरदस्त खिदमत की, आपको पता चल जाएगा क्या कह रहे हैं। मगर ऐसा माहौल बनाया गया है कि फाइनेंशियली वो तो पता नहीं क्या क्या ख़रीद रहे हैं। अब मैं नहीं कहना चाह रहा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या ख़रीदा हुआ है, जो लोग आप तस्वर नहीं कर सकते कि ये भी ख़रीदे जा सकते हैं, उनको भी पीपल्स पार्टी ने ख़रीदा हुआ है। यानी वो फोरम्स और वो फैसला साज जगहें जहाँ पर आप के आम लोग निगाहें उठा के देखते हैं कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा, उन जगहों को पीपल्स पार्टी ने अपने खरबों रुपए के बलबूते पे ख़रीदा हुआ है। जीडीए, आप उसके साथ रहे, 22 तक आप सेक्रेटरी जनरल रहे। जीडीए की सियासत को किस तरह देखते हैं? मौजूदा पीर पागारो जो जीडीए का सरबराह है, उसकी सियासत भी कभी ऐसे किसी वैसे, क्या ये सियासत सिंध को या इस मुल्क को कुछ दे पाएगी जीडीए की? मैंने जब जीडीए से रिज़ाइन किया था तो मैंने लेटर लिखा था पीर साहब पागारा साहब को। मैंने कहा था कि इलेक्शन गुजरने के बाद भी जीडीए की लीडरशिप को सारे सिंध के लोगों के मसाइल के लिए हर तल के तहसील, यूसी और ज़िले में जाना चाहिए। मेरे ख्याल में पीर साहब पगारा एक शरीफ आदमी है और निस्बतन पाकिस्तान में जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है उसमें निस्बतन साफ़ सुथरे शख्स हैं, मगर उनको इतनी दफ़ा नुकसान पहुंचाया गया, इतनी दफ़ा डसा गया है, इतनी दफ़ा उनके साथ धोखे हुए हैं कि वो सियासत में अब लोगों को मुतहरिक करने के बजाय वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि कोई ऐसी ख़ुद ही अवामी हालात कुछ ऐसे पैदा हों कि लोग ख़ुद आके एहतसाब करें। वो समझते हैं कि लोग सारे ख़रीद लिए गए हैं और वो सही समझते हैं। ख़रीद व फ़रोख्त ने इस मंजिल पे पहुंचा दिया है सिंध को कि जो भी पैरेलल मुतबादिल पॉलिटिकल ताकत है उसको पीपल्स पार्टी ने ख़रीद व फ़रोख्त के साथ दीवार से लगा दिया है। अयाज़ लतीफ़ अली जो क्या है? अयाज़ लतीफ़ अली जो एक तालिब इल्म है, मैं चाहूँगा कि हर वक्त कुछ पढ़ता रहूँ, कुछ सीखता रहूँ, किसी गांव की होटल की चारपाई पे बैठ के बातें करूं। मेरा प्यार है शाह लतीफ़ से, शेख अयाज़ से, फैज़ से, फ़राज से, इब्न इंशा से, पोइट्री से, और मोहब्बत है मुझे 70s 60s ज़माने की फ़िल्मों से, अमोल पालेकर की और नसीरुद्दीन शाह की और दिलीप कुमार की पुरानी फ़िल्में वो देखता हूँ जब फुर्सत होती है, और काली चाय बग़ैर दूध और बग़ैर चीनी के वो पीता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और लोगों को झंझोड़ता रहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और मैं झंझोड़ता रहूँगा। और मैं समझता हूँ मैं और मेरी पार्टी हम सब मिलकर एक दिन
झंझोड़ कर हिलाकर आखिर उनको बेदार करने में कामयाब हो जाएगा। अया लतीफ़ को म्यूज़िक तो विरसे में मिली अपनी अम्मा की तरफ, हमारी अम्मा जीजी ज़रीना बलोच की तरफ, गाते भी हैं। नहीं, गाता नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ज़ाहिर है, जीजी ज़रीना बलोच का भी, लता मंगेशकर का, मेहदी हसन का, और उनके आवाज़ को सुनकर उस्ताद मोहम्मद जुमन का, और उनको किशोर कुमार का, तो उनकी आवाज़ें सुनता हूँ जब अकेलाई होती है, मोहम्मद रफ़ी का, और मज़ा आता है उनमें कुछ सुनने में, आबदा परवीन का भी। फिल्में देखते थे, एक्टर बनने का शौक़ नहीं था, अदाकार बनने का? नहीं, उसके लिए जो टैलेंट होना चाहिए वो शायद मुझ में नहीं है, और अदाकारी एक मुश्किल काम है। लोग समझते हैं कि अदाकारी कोई आसान सी बात है। अदाकारी भी, सियासत में भी आजकल अदाकारी चल रही है बहुत सारी। हाँ, वो सियासत की अदाकारी भी नहीं आती ना, वरना आप और हम जैसे लोग अपने मफादात के लिए सौदा कर लेते। हम सौदा नहीं करते इसलिए कि हम अपने ज़मीर को फ़ोकियत देते हैं अपने मफादात पर। आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बड़े रोमांस पसंद हैं, कितने इश्क के? इश्क तो इंसान मेरे ख़्याल में छठी सातवीं जमात से शुरू करता है। पहले पहले वो आशिक होता है अपनी लड़की अपने मेल टीचर पर और लड़का अपनी फ़ीमेल टीचर पर। सातवीं आठवीं क्लास में या छठी में, आपने वहीं से शुरू किया? छठी में मुझे एक टीचर बहुत अच्छी लगती थी, हमारी आपा थी, इतनी डिसेंट, इतनी पुरवकार थी, इतनी अच्छी थी, और हालांकि वो मारती भी थी हमें कैन से, वो अच्छी लगती थी। तो इश्क तो बच्चों का मासूमाना इश्क होता है, जैसे ही बड़ा होता जाता है इंसान, उसमें वो बेलोसी ख़त्म हो जाती है, मफादात जुड़ते हैं, वरना पहले बचपन में वो इश्क बेलोस होता है। बेलोस होता है। किसको आई लव यू पहली बार किसको बोला? आई लव यू, जब हम बच्चे थे आई लव यू बोल नहीं सकते थे, बोलते तो पिटते, मार खाते, लड़की के भाई को पता चलता, बाप को, टीचर को पता चलता। उस ज़माने में लोग ये चिट्ठी लेके फेंक देते थे। हाँ, वो तो हमारे जो दोस्त थे और हमारे टीम थी एक, उन्होंने उस ज़माने में फ़ोटोस्टेट नहीं थी, उन्होंने कार्बन पेपर पर कागजात रखकर उस पर लिख के आई लव यू 50 कापियाँ बना ली थी, जहाँ से गुजरते थे फेंक जाते थे। राइटिंग भी कल पकड़ी जाए तो किसी और की पकड़ी जाए, वही मारा जाए। आप बड़े ज़बरदस्त दिन थे। करते थे शरारतें? तमाम शरारतें की हमने, लोगों को तस्मे बांध दिए हैं उठते हुए जूतों के, और किसी से न बने तो उसके सीट पर हमने वो कंपास होता था नोकदार, वो रख दिया है। हमने लोगों को रात को हॉस्टल में डराया है रज़ाइयाँ डालकर, वो तमाम मज़े लिए हैं, और ज़िंदगी की तमाम। अयाज़ लतीफ़ को एक दिन बचपन वापस मिल जाए तो कौन सी यादें दोहराएगा? मुझे बचपन वापस मिल जाए तो मैं 8वीं 9वीं जमात वाला अयाज़ लतीफ़ चाहूँगा। 8वीं से नीचे बच्चा डरा होता है, सहमा होता है, अकेला नहीं निकलता। 8वीं 9वीं से ऊपर आ जाती हैं ज़िम्मेदारियाँ, बोर्ड पास करना है, फर्स्ट ईयर इंटर पास करनी है। 8वीं 9वीं में वो बोर्ड का अजाब नहीं होता, और थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है, अकेली फिल्में देख सकता है, साइकिल चला सकता है, घर से छुप के भाग सकता है, बैट लेके मैदान पे जा सकता है। वो 8वीं 9वीं वाला क्लास वाला ज़माना मुझे मिल जाए तो आई विल गिव एनीथिंग इन एक्सचेंज। घर में पिटाई बाबा ज़्यादा करते थी या अम्मा? बाबा कम साथ होते थे, वो जेलों में और दौरों पे होते थे, इसलिए अम्मी ज़्यादा पीटती थी। और वो डोई, जो क्या कहते हैं उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, डोई को सिंधी में डोई कहते हैं, तो वो या चम्मच, उससे गुस्सा आ जाते तो फ़ौरन मारती थी। शादियाँ कितनी की हैं? शादियाँ आपके ख्याल में कितनी की होंगी? बाबा ने तो बहुत की, आपने भी ज़्यादा ही की होंगी। एक शादी। ये क्या हुआ, बाबा का असर नहीं पड़ा? कुछ रास्तों पे अब्बू को भले बरतरी और बालादस्ती उनकी कायम हो। क्या वजह कहती कि बाबा तो जहाँ गए तो वो बड़े इश्क भी करते थे? हाँ, अब्बू की 4 शादियाँ हैं वाकई, और दरअसल वो 4 शादियाँ ही शायद मेरे लिए सबब है एक शादी, कि मैंने देखा कि 4 शादियों की वजह से जो अब्बू के मुख्तलिफ़ बीवियों से बच्चे थे, उनको मुश्किल हालात में जीना पड़ा, उनको तवज्जो नहीं मिल पाई, उनको अटेंशन नहीं मिली। वो हमारी जो मेरी 4 माएँ थीं, बेशमूल मेरी सगी माँ के और मेरी 3 माएँ दूसरी, वो उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की अपने बच्चों को पालने के लिए। अब्बू ने उनकी तालीम वगैरह पे वो तवज्जो नहीं दे पाए, तो मेरी जो 4 माएँ थीं, उन्होंने टीचिंग करके, इत्तफाक से उनमें से 3 टीचर्स थीं, उन 4 माँओं ने अपने बच्चों को ग्रूम किया, बड़ा किया, पाला, संभाला, उनको खाना खिलाया, उनके कपड़े सिए, और इसलिए मैंने देखा कि वो कितनी मुश्किल हालात में रहीं। तो मैंने नहीं चाहा कि मैं भी इस रास्ते पे चलते हुए बच्चों के लिए, और अगर ज़्यादा बीवियाँ हों तो उनके लिए मसाइल पैदा करूँ। अयाज़ लतीफ़ कब हंसता है, कब रोता है? रोता तो मैं
शायद नहीं हूँ। कल रात मेरे साथ एक प्रोग्राम में माई जिंदो बैठी थी, जिनके नौजवान बच्चों को मार दिया गया, तो वो मुझे लिपट कर, अभी 85-80 साल की हैं, वो रोने लगी। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रोऊं, मगर ज़ब्त किया, सामने हज़ारों लोग बैठे थे। मैं रोता वगैरह तो अंदर से तो रोते हैं सब, हम सब रोते हैं, आप और हम सब। बाकी हंसता मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और मेरे ज़ाती दोस्त ऐसे हैं जिनसे बग़ैर किसी सबब के अचानक हंसना शुरू कर देते हैं। गाड़ी में जा रहे होते हैं कंदकोट शिकार पर, फिर कहीं गाड़ी रोकते हैं, एक दूसरा दूसरे पे दोस्त पे तबसरा कर देता है, फिर फजूल जिस तरह बेमकसद हंसना हो, हंसते रहते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको, जब वो सीरियस हो जाते हैं तो वो बात फिर छेड़ के फिर हंसते हैं। आखिर में अपनी कौम को, पाकिस्तान लोगों को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया है, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ जो दूसरे ममालिक आज़ाद हुए, चाइना, भारत, और फिर 70s में जो बांग्लादेश हुआ और दूसरे ममालिक, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। हमारे तमाम पार्लियामेंट को, इदारों को, अदलिया को, मीडिया को और लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जिसके पास सारे वसाइल हैं, उसको तबाह करने में हमने क्या रोल अदा किया। आमिरों ने क्या रोल अदा किया, सियासी शख्सियात ने क्या रोल अदा किया। पाकिस्तान को अब भी हम बचा सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, सही रास्ते पे ला सकते हैं, मगर उसके लिए मसलहतों को छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा आदमी है, ये पराया आदमी है के बजाय एक आंख से देखकर जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया तो देर लगेगी, मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि घुमा लेंगे फ़ौरन हो जाएगा, मुश्किल है, बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर फिर भी मुल्क को तवील इंतज़ार और जदोजहद के बाद सही रास्ते पर लाया जा सकता है। मेहरबानी अयाज़ साहब। अयाज़ लतीफ़ पलीजो के साथ बहुत सारी खरी बातें और बहुत सारे जो उनके हवाले से बातें लोग कहते रहते हैं, वो खुल के उन्होंने बड़ी दिल से उन सब बातों का जवाब भी दिए। और सिंध की कौम पर सियासत, पाकिस्तान की सियासत, मुल्क के साथ जो हो रहा है, जहाँ इस मुल्क के अंदर इलेक्शन की सियासत, जहाँ कौम परस्तों का जो किरदार है, इस पर बहुत सारी खरी बातें अयाज़ लतीफ़ पलीजो से की गई हैं। आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।